नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ऐसी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राज्य कृषि सेवा परीक्षा जो आपकी आयोजित होने वाली है, उसी के लिहाज से यहाँ पर एक प्रश्न विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं उनकी एक सीरीज चलाई जा रही है। तो उसी के अंतर्गत हमारी जो अंतिम क्लास थी वह यहीं पर समाप्त हुई थी। नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें होता है विटामिन डी, कैल्शियम, एंटीबॉडीज़ या फिर मैग्नीशियम। तो आपका सही जवाब था एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ करने क्या कार्य करते हैं? तो जो नवजात बच्चे होते हैं उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं, जिससे बच्चे को रोग ना हो और वह स्वस्थ रहे। ठीक है, जिससे क्या हो, बच्चा स्वस्थ रहे, जिससे बच्चा स्वस्थ रहे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? तो आज की हमारी क्लास यहीं से आरंभ हो रही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सहकारिता असफल हो चुका है, परंतु क्या भारत में सहकारिता असफल हो चुका है परंतु इसे सफल होना चाहिए? यह जिस समिति द्वारा कहा गया उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? कहा जा रहा है कि भारत में सहकारिता असफल हो चुका है परंतु इससे सफल होना चाहिए। यह कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी शामिल है दोस्तों। जिस समिति के द्वारा कहा गया है उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा है कि उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एडी गोरवाला थे, एडी गोरवाला। ठीक है, तो समझते हैं इसको। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास को हम कह सकते हैं एक अहम महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इसमें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, उसमें सहकारिता को एक अहम योगदान देने के लिए एक उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इसके अंतर्गत क्या था? बहुउद्देशीय समितियों का गठन, सहकारी कृषि भंडार गृह, इनकी स्थापना पर जोर दिया गया था। इसके लिए जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडी गोखला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति करी थी। इस समिति ने सहकारी आंदोलन के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में सहकारिता असफल हो चुका है परंतु इसे सफल होना चाहिए, यह वक्तव्य इसी समिति के द्वारा कहा गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एडी गोरवाला। आपके ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो एडी गोरवाला है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, अब वैसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में। तो जब बात होगी किस पंचवर्षीय योजना की, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसका उल्लेख किया गया? तो सहकारिता के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। सहकारिता के क्षेत्र में विकास करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसको स्थान दिया गया था। बहुउद्देशीय समितियों का गठन, सहकारी कृषि भंडार गृह, इन सबकी स्थापना पर जोर दिया गया था। तो आरबीआई ने क्या करा था? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कहीं कहीं पे आप सभी लोगों को एडी गोखला मिलेगा या फिर एडी गोरवाला मिलेगा, की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति करी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय कृषि ऋण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कह रहा है कि आपके जो राष्ट्रीय प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय कृषि ऋण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है वर्ष 1953, वर्ष 1954, वर्ष 1955 या फिर वर्ष 1956। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? वर्ष 1955। राष्ट्रीय कृषि कोष जो था दीर्घ परिचालन वर्ष 1955 में बनाया गया था। ठीक है, और आरबीआई को समय समय पर इसको कह सकते हैं कि रिपोर्ट करने के लिए इसको अधिकृत किया गया था। तो राष्ट्रीय कृषि कोष, राष्ट्रीय कृषि कोष, राष्ट्रीय कृषि कोष दीर्घ परिचालन वर्ष 1955 में बनाया गया। ठीक है, जो राष्ट्रीय कृषि कोष है दीर्घ परिचालन वर्ष 1955 में बनाया गया और रिजर्व बैंक को समय समय पर निर्देश करने के लिए इसको अधिकृत किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है नंबर 13। प्रश्न क्या है दोस्तों? वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो हालांकि ये देखा जाए तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का ही भाग है, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खैर बात करते हैं।
क्या बात की जा रही है कि वाणिज्यिक बैंकों का पहली बार यहाँ पूछ रहा है आपका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 9 जुलाई 1969, आपका ऑप्शन ए क्या है 9 जुलाई 1969। अगला आपका विकल्प है 16 जुलाई 1969, फिर अगला विकल्प सी नंबर है 19 जुलाई 1969 या फिर 26 जुलाई 1969 को। तो समझते हैं 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों को जिनकी जो जमाएं थी करीब 50 करोड़ रुपए थी, इनका जो पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया तो 19 जुलाई 1969 को किया गया। तो इसका सही जवाब क्या है आपका सी सही जवाब है। अब कुछ अतिरिक्त बिंदुओं की बात करें, उनको नोट करते हैं। तो इसको इधर टिक करते हैं, 19 जुलाई 1969 को आपका सही जवाब दोस्तों है। इसकी एक टेबल बना लेते हैं इधर, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट किया जाएगा। ठीक है, तो नोट करते हैं, समझते हुए चलते हैं। 14 बड़े व्यावसायिक बैंक जिनकी जमाएं कितनी थी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। 14 बड़े बैंक, कितने बैंक शामिल थे तो 14 बड़े बैंक शामिल थे। जमाएं कितनी थी इनकी तो 50 करोड़ रुपए से अधिक जमाएं। जो जमाएं थी कितनी थी 50 करोड़ रुपए से अधिक। चौदह बड़े बैंक जमाइन की 50 करोड़ रुपए से अधिक वर्ष 19 जुलाई 1969 को इनका वो किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 जुलाई 1969 को इनका क्या किया गया राष्ट्रीयकरण किया गया। और आगे बढ़ते हैं तो लगभग देखा जाए अमूमन एक दशक बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो पहले तो यहाँ देखा जाए कि कितने बैंकों का हुआ तो 14 बड़े बैंक हुए, ये हो गया आपका। अगला हमारा बिंदु क्या है, अगला बिंदु हमारा हो जाएगा 6 बड़े बैंकों का, जो 6 निजी बैंक थे, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो अगर 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर नजर डालते हैं तो 15 अप्रैल 1980 को किया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। 15 अप्रैल 1980 को किया गया, ठीक है। और इनकी जमा पूंजी जो थी करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। जमाएं जो इनकी थी कितनी थी करीब 200 करोड़ से अधिक थी। दो सौ करोड़ से अधिक थी, ठीक है। और जो हालिया आंकड़ों की बात करें तो 2020 में करीब 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ठीक है। वर्तमान समय की 2020 में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक बचे। खैर एक बार फिर से समझते हैं इसको, वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो बात की जाए यहाँ पर राष्ट्रीयकरण की अगर, तो 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमाएं 50 करोड़ से भी अधिक थी, 19 जुलाई 1969 को किया गया। वहीं जब बाद में आगे चल कर कुछ एक दशक के बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया 15 अप्रैल 1980 को करा गया। इनकी जमाओं पर अगर हम सभी लोग नजर डालते हैं तो 200 करोड़ रुपए से इनकी जमाएं अधिक थी, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि प्रतिशत है, कह रहा है कि जो भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का प्रतिशत है क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 3%, 5%, 7% या फिर 9%। तो भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि जो प्रतिशत की बात की जाए तो करीब 5% के आसपास है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका विकल्प बी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 5% इसका दिया हुआ है। तो भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का जो प्रतिशत रहेगा कितना है 5% है। वहीं बात की जाए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मूल्य वृद्धि कितनी है तो करीब 27% है। नोट कर लेते हैं इसको, इंपॉर्टेंट बिंदु है। पहला हमारा ए बिंदु क्या रहेगा, अपना प्रश्न ही रहेगा। भारत में संसाधन कार्य से, भारत में
संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि। जो वैल्यू एडिशन बाय प्रोसेसिंग फंक्शन है भारत में कितनी है, तो 5% है। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात की जाए, इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, कहने का तात्पर्य खाद्य संसाधन क्षेत्र, खाद्य संसाधन क्षेत्र, जो खाद्य संसाधन क्षेत्र है आपके, उसमें मूल्य वृद्धि कितनी है, में मूल्य वृद्धि वैल्यू एडिशन जो है आपकी 27% के आसपास है। कितनी है, तो 27% के आसपास है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं इसको। भारत में संसाधन कार्य में मूल्य वृद्धि का प्रतिशत कितना है, तो वैल्यू एडिशन बाय फूड जो प्रोसेसिंग फंक्शन है दोस्तों, उसमें करीब 5% रहेगा आपका। इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर करीब 27% के आसपास इसमें है प्रतिशत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तम योजना संबंधित है, कह रहा है कि जो उत्तम योजना है इसका संबंध किससे है, उद्देश्य तय करने से, या फिर कह रहा है कि उद्देश्य तय करना, योजना नीति निर्धारित करना, भविष्य कार्यक्रम की प्रक्रिया निर्धारित करना, या फिर इनमें से सभी। तो इसके सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएंगे, इनमें से सही हो जाएंगे। जो उत्तम योजना संबंधित है इसका तात्पर्य क्या होगा, उद्देश्य तय करना, जिसके लिए योजना बनाना, योजनाओं को जो नीति निर्धारित करना, भविष्य कार्यक्रम की प्रक्रिया निर्धारित करना, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। जो भारत में फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई, आपके ऑप्शन क्या के दिए गए हैं, वर्ष 1981 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1987 में, या फिर वर्ष 1992 में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, फसल बीमा को लेकर के समय समय पर कई बार संशोधन भी हुए हैं, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। हम सभी लोग जब योजनाओं को विस्तृत रूप से पढ़ रहे होंगे तो उसमें इन सभी को कवर करेंगे अच्छे से। खैर, इसके लिहाज से अगर जो आपके ऑप्शन दिए गए, सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका बी सही जवाब हो जाएगा। तो वर्ष 1985 में भारत सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना को प्रारंभ किया गया। और वर्तमान समय की अगर बात की जाए, हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 1985 में की गई, समय के साथ उसमें संशोधन किए गए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्तमान समय में लागू है। इसकी अगर बात की जाए, शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें अगर, तो जो खरीफ फसलें उसकी बात की जाए तो करीब 2%, रबी फसलों के लिए करीब 1.5%, और जो बागवानी और वाणिज्यिक फसलों का जो प्रीमियम है करीब 5% इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। तो एक एक करके नोट करते हैं। जैसे कि जो फसल बीमा योजना हमारी है, फसल बीमा फसल बीमा योजना, तो फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 1985 में हुई। अब इसमें कुछ संशोधन हुए, तो अब कब लागू की गई, संशोधनों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। अब इसकी शुरुआत कब की गई, इसको नोट करते हैं। तो इसकी शुरुआत जनवरी 2016 में करी गई। कब करी गई, तो जनवरी 2016 में की गई। अब इसके अंतर्गत जो प्रीमियम है वो किस सीजन के अंतर्गत कितना प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा, कैसे क्या है, उसको समझते हैं। खरीफ फसल की बात की जाए, इसको एक सारणी में बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं ऐसे करके। इधर नोट करते हैं खरीफ, रबी
और आपका कौन सी हो गई, बागवानी और वाणिज्यिक। ये हो गई आपकी बागवानी व वाणिज्यिक। तो खरीफ के अंतर्गत करीब कितना प्रीमियम का भुगतान किया जाना है, तो खरीफ फसलों के अंतर्गत दोस्तों 2% के आसपास। कितना, तो 2% के आसपास। जबकि रबी फसल की बात की जाए तो रबी फसल के अंतर्गत करीब 1.5% के आसपास। वहीं जो बागवानी फसलें हैं उसके अंतर्गत जो फसलों का प्रीमियम कितना होगा, तो करीब 5% के आसपास होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम सभी लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको, ताकि आप सभी लोगों को आसानी से याद हो जाए। फसल बीमा योजना ऑप्शन के हिसाब से वर्ष 1985 में शुरुआत हुई। समय के साथ साथ चीज़ों में संशोधन होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, तो इसी प्रकार इसमें भी बदलाव किए गए। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत करी गई। तो खरीफ और रबी, खरीफ के अंतर्गत 2%, रबी के अंतर्गत 1.5%, और जो बागवानी व वाणिज्यिक फसलें होंगी उसमें प्रीमियम करीब 5% के आसपास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कह रहा कि जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है लुधियाना, भोपाल, करनाल या फिर नई दिल्ली में। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से अगर सही जवाब की बात की जाए तो यह करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा में। अब हम सभी लोग कुछ अन्य बिंदुओं को भी नोट करते हुए चलेंगे। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये तो आपका पता हो गया कि करनाल हरियाणा में स्थित है। इसको और क्या कहा जाता है, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी सीधे तौर पर पूछा जाता है, CSSRI, CSSRI। तो कभी सीधे तौर पर ऐसे पूछा जाता है कि CSSRI कहाँ स्थित है, तो करनाल हरियाणा में। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। कुछ अन्य बिंदुओं को अगर हम सभी लोग नोट करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस अर्थात IISS कहाँ स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। जो भोपाल आपका ऑप्शन दिया गया है, तो भोपाल में क्या स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइसा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइसा अर्थात इसको हम सभी लोग क्या कहते हैं, IISS, भोपाल मध्य प्रदेश। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइसा कहाँ स्थित है, आपका भोपाल मध्य प्रदेश में हो गया। अगले बिंदु की अगर बात की जाए, सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, अर्थात CSWCRTI कहाँ स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। क्या है आपका, सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है, सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CSW, अर्थात इसको हम लोग क्या कहते हैं, CSWCRTI। यह सभी लोगों को कहाँ स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कहाँ स्थित है, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, जो भोपाल
मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो आता है क्षेत्र, वहाँ पर स्थित है। वहीं सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अर्थात CSWCRTI जो संस्थान है कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चावल अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है? कह रहा है कि जो चावल अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है? आपका हैदराबाद, कटक, पटना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चावल अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित। इसका नया नाम क्या हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इसका नया नाम हो गया। कुछ अन्य बिंदुओं की हम सभी लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो इसका न्यू नेम क्या हो गया? ऊपर लिख लेते हैं इसको। इसका न्यू नेम क्या हो गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। तो चाहे आपसे पूछा जाए चावल अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है, या फिर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। कुछ अतिरिक्त अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें जो इससे मिलते जुलते हैं, वो कहाँ स्थित है? तो डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। कौन सा? डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। ये कहाँ पर स्थित है? तो अगर इसकी स्थिति की बात की जाए तो न्यू दिल्ली में स्थित है दोस्तों। वहीं अगर अगला अगले सेंटर की अगर हम बात करें, डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड जो रिसर्च, या कहाँ स्थित है? तो सेवार के जो राजस्थान में सेवार क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। अगला हमारा क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। ये कहाँ स्थित है आपका? तो राजस्थान के सेवार क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इसका नया नाम क्या हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इसका नया नाम हो गया। डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित? तो आप सभी लोगों का नई दिल्ली में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च कहाँ स्थित है? तो सेवार राजस्थान के क्षेत्र में स्थित है। अगले बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। राष्ट्रीयकृत बैंकों के तत्वाधान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का वर्ष क्या था? कह रहा है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इनकी स्थापना कब की गई? सीधा सा प्रश्न क्या है आपका कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई? तो आपके ऑप्शन है वर्ष 1972 में, वर्ष 1973 में, या फिर 1974 में, या 1975 में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना वर्ष 1975 में की गई। कब की गई और कितने बैंकों की स्थापना की गई? जब इसकी स्थापना की जा रही थी तो करीब 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। पांच ग्रामीण क्षेत्रों जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। वर्ष 1975 में स्थापित हुई। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इनका कार्य क्या होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कह सकते हैं कि मतलब खेती के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, वो मुहैया कराना, किसानों को उनकी बेहतरी के लिए कार्य करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है। कह रहा है कि जो नियंत्रित बाजार है उसमें अधिकांश सामान्य विधि क्या होती है। नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है। आपके ऑप्शन दिए गए, बंद निविदा विधि, या फिर खुली नीलामी पद्धति, या फिर कह सकते हैं कि दारा विक्रय या मोघम विक्रय। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि रेगुलेटेड जो मार्केट होती उसकी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद निविदा विधि। क्या हो जाएगा, बंद निविदा जो बंद निविदा पद्धति है। नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि क्या होती है, तो बंद निविदा पद्धति होती है। जो रेगुलेटेड मार्केट होते हैं, जब बाजारों की अनियमितताओं को दूर करने के लिए बाजारों का नियंत्रण या नियमन सरकार या किसी स्वास्थ्य संस्था के द्वारा किया जाता है, तो बाजार नियंत्रित बाजार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाजार जो होते हैं सिर्फ नियंत्रित बाजार कहलाते हैं। इनमें बिचौलिए जो होते हैं उनको भी लाइसेंस प्रदान किया जाता है, तथा खुली नीलामी पद्धति से क्या किया जाता है, बोली लगाया जाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो रेगुलेटेड मार्केट होते हैं, नियंत्रित बाजार, बात किसकी की जा रही है यहाँ पर, जो नियंत्रित बाजार है, रेगुलेटेड मार्केट की उसके बारे में बात करते हैं। जो नियंत्रित बाजार होते हैं, इनमें जो अनियमितताएं होती हैं इनको दूर करने के लिए जब बाजारों का नियंत्रण नियमन राज्य सरकार या फिर किसी स्वायत्त संस्था के विशेष विधान के द्वारा किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बाजारों को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम विनियम या फिर राज्य सरकार किसी स्वायत्त संस्था के द्वारा किया जाते हैं, तो बाजार क्या कहलाते हैं, नियंत्रित बाजार कहलाते हैं। इसके शब्द से ही इसका उल्लेख हो रहा है कि ये नियंत्रित, कहने का तात्पर्य कंट्रोल की जा रही हैं चीज़ें। ठीक है, इसमें जो बिचौलिए होते हैं, मंझवनिए होते हैं, उनको लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं और खुली नीलामी पद्धति के माध्यम से बोली वगैरह लगाई जाती है। नियंत्रित बाजार में क्या होता है, कुछ बिंदु हैं, बिचौलियों को लाइसेंस दिए जाते हैं। मान लेते हैं कि पूछ लिया जाए कि नियंत्रित बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। बिचौलियों को लाइसेंस प्रदान किया जाता है, ठीक है, खुली नीलामी पद्धति से बोली लगाई जाती है, खुली नीलामी पद्धति से बोली लगाई जाती है, तो बिचौलियों को लाइसेंस दिया जाता है, खुली नीलामी पद्धति से बोली लगाई जाती है, और नियंत्रित बाजार का जो होता है नियंत्रण राज्य सरकार या फिर किसी स्वायत्त संस्था के विशेष विधान द्वारा किया जाता है। नियंत्रण जो होता है या तो फिर राज्य सरकार या क्या करते हैं, किसी स्वायत्त जो संस्था होते हैं उनके माध्यम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शंस कौन कौन से हैं, लखनऊ, कोयम्बटूर, या फिर पटना या शाहजहांपुर में। तो बहुत ही कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, लखनऊ में। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। हालांकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो पल्स रिसर्च वो कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में कानपुर मंडल में स्थित है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में स्थित है, जबकि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। क्या, तो शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। इनको नोट कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो हो गया, खैर इसको भी नोट करते चलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अगला हमारा क्या हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च
पल्स रिसर्च। कहाँ स्थित है यह? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अगला हमारा क्या रहेगा? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है आपका? तो झांसी में स्थित है। अगला हमारा शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर के तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु को कोयम्बटूर में स्थित है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर। एक बार फिर से समझते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। जो ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट वह झांसी में स्थित है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में कोयम्बटूर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है प्रक्षेत्र आय व्यय, आंशिक आय व्यय, प्रक्षेत्र योजना या फिर पूर्व अभियुक्त कहते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रक्षेत्र योजना हो जाएगी दोस्तों। फार्म बजटिंग हो जाएगा, इसके अंतर्गत शामिल होगा प्रक्षेत्र योजना। पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करना और प्रक्षेत्र आय व्यय फार्म बजटिंग कहलाते हैं। तो आय व्यय तैयार करना क्या कहलाएगा आपका? फार्म बजटिंग। ये हो जाएंगे प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करना, फार्म बजटिंग कहलाएगा। फार्म बजटिंग में होता क्या? तो इसके अंतर्गत प्रक्षेत्र पर होने वाले सभी आय व्यय के ब्यौरे की एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रूपरेखा होती है। तो जो फार्म बजटिंग होते हैं उसमें प्रक्षेत्र पर होने वाले सभी आय व्यय के ब्यौरे की एक रूपरेखा होती है। सभी आय व्यय की सभी आय व्यय की ब्यौरे की एक रूपरेखा। ये हो गया फार्म बजटिंग से संबंधित चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है? कह रहा है कि जो जीवनी चक्र का घटक नहीं है। तो परिकल्पना, तैयारी, मूल्य निर्धारण या फिर जानकारी। अब क्या ऑप्शन क्या क्या? परिकल्पना, तैयारी, मूल्य निर्धारण या फिर जानकारी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। परिकल्पना जो है आपकी जीवनी चक्र का घटक नहीं है। बाकी तैयारी, मूल्य निर्धारण, जानकारी ये सभी योजना के घटक हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सहकारी साख संगठन में दीर्घकालीन ऋण की प्रणाली क्या है? दो स्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चार स्तरीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो सहकारी साख संगठन की प्रणाली होती है कितने प्रकार की होती है? तो द्विस्तरीय प्रणाली होती है। आपके सही जवाब क्या हो जाएगा? द्विस्तरीय प्रणाली
हो जाएगी इसकी सही जवाब इसका। आपकी हो गया कौन कौन सी, अगर प्रणाली की बात की जाए तो सहकारी साख समितियां हो गई आपकी, ठीक है, और सहकारी साख समितियां भी हो गई इसके अंतर्गत। अगला आपका क्या हो जाएगा, सहकारी साख संगठन में दीर्घकालीन ऋण प्रणाली क्या है, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर चार स्तरीय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, द्विस्तरीय हो जाएगी। तो जो सहकारी साख समितियां होंगी, ये समितियां क्या हैं, अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करती हैं, ठीक है। ये तीन थ्री टायर सिस्टम है। जो सहकारी जो साख समितियां होती हैं, ये थ्री टायर सिस्टम होता है, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और ग्राम स्तर पर कृषि सहकारी साख समिति। जो अगली आपकी है, ठीक है, द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत सहकारी भूमि विकास बैंक हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जो सहकारी भूमि विकास बैंक होते हैं, ये दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं। दीर्घकालिक ऋण में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अपना पुनः ऋण का भुगतान वगैरह करना होता है, जैसे भूमि बंधक बैंकों की स्थापना करी गई, ठीक है। तो सहकारी साख संगठन में दीर्घकालीन जो ऋण की प्रणाली द्विस्तरीय प्रणाली होती है, कौन कौन सी होती है, इसको समझ लेते हैं मोटे तौर पर। सहकारी साख समितियां हो जाएंगी आपकी, सहकारी साख समितियां। अगली आपकी क्या हो जाएंगी, सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक। अब इसको जो सहकारी साख समितियां आपकी हो जाएंगी, ये थ्री टायर सिस्टम हो जाएगा आपका, कितना, तो थ्री टायर सिस्टम। कौन कौन सी, राज्य सहकारी बैंक हो जाएगा आपका, राज्य सहकारी बैंक। वहीं जिला सहकारी बैंक अगला आपका हो जाएगा, जिला सहकारी बैंक। जो थर्ड हो जाएगा आपका, ग्राम स्तर पर कृषि सहकारी साख समिति, ग्राम स्तर पर क्या किया जाएगा, कृषि सहकारी साख समिति। यह भी पूछा जा सकता है कि सहकारी साख समितियां कितने प्रकार का सिस्टम होता है, तो थ्री टायर सिस्टम होता है। कौन कौन सी हो गई, ये कार्य, इनका कार्य क्या होता है, तो अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋणों को ये प्रदान करने का कार्य करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। कभी कभी यह भी पूछा जाता है इनका कार्य क्या है। तो अगर इनके कार्य की बात की जाए, अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋणों को प्रदान करने का कार्य करती हैं। अल्पकालीन एवं मध्यकालीन, ठीक है। तो थ्री टायर सिस्टम, राज्य सहकारी हो गया आपका, जिला सहकारी हो गया, ग्राम स्तर पर कृषि सहकारी साख समिति हो गई। जो सहकारी समितियों साख समितियों की कार्य की बात की जाए, तो अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋणों को प्रदान करने का कार्य करती हैं। जो सहकारी भूमि विकास बैंक, इसके अगर कार्य की बात की जाए तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। ये क्या करता है आपका, दीर्घकालीन ऋण देता है, दीर्घकालीन ऋण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, उसकी स्थिति कहाँ पे है, पूछा जा रहा है। अभी हम सभी लोगों ने पूर्व में बात ही की। खैर, लखनऊ में या फिर कानपुर में या फिर जयपुर में या जबलपुर में। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, पूर्व में अभी हम सभी लोगों ने समझा है, कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसकी स्थिति है। कानपुर में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय
कृषि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। इसकी अगर स्थिति की बात की जाए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की, तो जयपुर राजस्थान में स्थित है। जयपुर राजस्थान में स्थित, जयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आप सभी लोगों के, किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान राजस्थान में जयपुर में स्थित है। तो आज का लेक्चर दोस्तों हमारा यहीं तक था। मिलते हैं अगले दिन अगले लेक्चर के साथ। बाकी आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। उम्मीद है आप सभी लोगों का एग्जाम अच्छा होगा और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।